सियालपुर गांव एक बेहद छोटा सा गांव था, जहां कुछ ही परिवार रहा करते। इस गांव में हमेशा लोगों में एकता देखी जाती थी। सभी मिलजुल कर रहना पसंद करते। एक रोज की बात है, जब गांव में अचार बेचने वाली मनोरमा अचार बना रही होती है, तभी उसके पास गांव का रामू आता है। अरे मनोरमा बहन, एक डब्बा अचार दे दो। आज तो मालिक ने पैसे नहीं दिए हैं, आपके अचार से ही काम चल जाएगा। अरे याद है ना, पिछले पैसे भी बाकी हैं अचार के, और आज के अचार का पैसा भी हो गया। मैं वैसे तो ज्यादा उधारी नहीं करती हूँ, पर हाँ, याद है मनोरमा बहन, पूरे गांव में तुम ही तो हो जो इतना अच्छा और सस्ता अचार बेचती हो, और हम जैसे गरीब लोगों का अचार पर ही गुजारा हो जाता है। इस गांव से ही नहीं बल्कि दूर दूर के गांव के लोग मेरे अचार का स्वाद लेने आते हैं। आखिर मेरे अचार में है ही इतना स्वाद। गांव की मनोरमा अचार का काम करती थी और बहुत ही स्वादिष्ट अचार बनाया करती। मनोरमा के पास आम के, नींबू के, कटहल के, गाजर के, मिर्च के हर तरह के अचार मिलते थे, और मनोरमा सब्जियों के भी अचार बनाया करती, जिन्हें लोग चटकारी लेकर खाया करते। अचार में ऐसा स्वाद था कि खाने वाला दोबारा अचार लेने जरूर आता। वहीं मनोरमा के अचार का काम भी बहुत अच्छा चल रहा था। ओहो, लगता है कुछ दिन रातों में जागकर अचार बनाने होंगे। आजकल तो अचार खुद के लिए भी नहीं बचते हैं। अरे मनोरमा भाभी, एक डिब्बी अचार दे दो। तुम्हारे हाथ का अचार पिताजी को इतना पसंद आता है कि वो तो अचार के बिना खाना ही नहीं खाते। अरे पार्वती, मेरे अचार में है ही इतना स्वाद। ये तो बस हाथों का जादू है, जो लोग मेरे बने हुए अचार की तरफ खींचे चले आते हैं। सच में मनोरमा भाभी, पूरे गांव में सिर्फ आपकी अचार की ही चर्चा होती है। वैसे कभी मुझे भी तो सिखाओ कि आप अचार बनाती कैसे हो, इतनी स्वादिष्ट अचार। हाँ हाँ पार्वती, जरूर सिखाऊंगी, लेकिन फिलहाल तो मुझे समय ही नहीं मिलता। यही सब करते हुए दिन निकल जाता है। मनोरमा के अचार की दूर दूर तक चर्चा थी, लेकिन एक रोज रामू देर शाम काम से लौटता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी रो रही है, और जब रामू अपनी पत्नी से उसके रोने का कारण पूछता है तो शीला कहती है, अजी क्या बताऊं, बच्चों को अचार रोटी खाने को दी थी, खाने के बाद ही उल्टियां 10 लग गई हैं। थोड़ी देर पहले ही उनके लिए दवा लेकर आई हूँ। हाथ पर पैसे भी नहीं थे, वो तो पार्वती से पैसे उधार मांगे हैं मैंने। ये क्या कह रही हो तुम? आज तक तो मनोरमा बहन के अचार से किसी को कुछ नहीं हुआ। तुम बच्चों का ध्यान रखो। मैं अभी मनोरमा बहन से पूछ कर आता हूँ कि आखिर उन्होंने अचार में ऐसा क्या डाला जो बच्चों की तबीयत खराब हो गई। इतना कहकर रामू मनोरमा के घर पहुँचता है। वहाँ पहले से 2-4 लोग और मौजूद थे, उसमें पार्वती भी होती है। अरे मनोरमा भाभी, जब ये लोग कह रहे हैं कि आपके अचार में कोई खराबी है तो आप मानती क्यों नहीं? अभी अभी मैं भी अपने पिताजी को दवाई दिलवा कर आई हूँ। आपके अचार खाने के बाद ही उन्हें उल्टियाँ शुरू हो गई थी। पार्वती बिल्कुल ठीक कह रही है, मेरे दोनों बच्चे बीमार हैं, उन्हें उल्टी दस्त लगी हुई है। अरे देखो, ऐसा है, आज तक कभी भी मेरे अचार से कोई भी शिकायत नहीं आई है, तो भला मैं कैसे मान लूं कि मेरे अचार में कोई नुस्ख है? जरूर बच्चों ने कुछ खा लिया होगा। मनोरमा भाभी, कोई एक जन अगर आपको ये कहने आता कि उनके परिवार के लोगों को आपके अचार खाने से उल्टी दस्त लग गए हैं, तो आप नहीं मानती, तो भी समझ आता। लेकिन यहाँ इतने सारे लोग आपके अचार की शिकायत लेकर आए हैं। मेरे अचार का दूर दूर तक नाम है, आज तक किसी ने शिकायत नहीं की, लेकिन अब मुझे लगने लगा है मेरे गांव के लोग ही मेरी तरक्की से चलने लगे हैं। अरे नहीं मनोरमा बहन, हम गांव के लोग तो कभी किसी से बैर नहीं रखते, ना ही कभी किसी का बुरा चाहते हैं, तो भला आपका बुरा क्यों चाहेंगे? मनोरमा भाभी, अगर ऐसा ही रहा तो हम गांव के लोग आपसे अचार लेने नहीं आया करेंगे। अरे पार्वती, धमकी किसको देती है? अगर तू मेरा अचार लेने नहीं आएगी तो मेरा क्या अचार बिकना बंद हो जाएगा? मेरे अचार का दूर दूर तक के गाँवों में नाम है। पार्वती इतना सुनने के बाद वहाँ से चली जाती है और घर जाते हुए रामू से कहती है, रामू भैया, आप अपने बच्चों का ख्याल रखिए, और जो बचा हुआ अचार है उसे फेंक दीजिए। लेकिन पार्वती, ये तो गलत है ना, मनोरमा अपनी गलती मान ही नहीं रही। आप अभी बेफिक्र होकर घर जाइए, इसका समाधान मैं निकालती हूँ। पार्वती के पिता और रामू के बच्चों के साथ साथ गांव के और भी लोगों की मनोरमा के अचार खाने के बाद अचानक तबीयत खराब हो जाती है।
लेकिन मनोरमा अपने अचार की गलती ही नहीं मानती। अब देर रात पार्वती मनोरमा पर नजर रखती है। आज मैं मनोरमा भाभी का सच सबके सामने ला कर ही रहूंगी। अक्सर वो रात में ही अचार बनाती हैं। आज तो देखना पड़ेगा कि वो अचार कैसे बनाती हैं। पार्वती छुपते छुपाते मनोरमा पर नजर रखी हुई थी। मनोरमा थैला लिए खेतों की तरफ जाती है और पार्वती छुपते छुपाते उसका पीछा करती है। ओहो, सड़ी गली सब्जियों ही से ही तो मेरा अचार बनता है। मूर्ख गांव वालों को क्या पता कि यही अचार उन्हें इतना पसंद आता है कि वो मेरे अचार की तारीफ कर कर के थक जाते हैं। मनोरमा सब्जी तोड़ते हुए खुद से बोलती है, जिसे पार्वती भी देख रही थी। अगली सुबह की शुरुआत के साथ ही गांव में पंचायत बैठाई जाती है, जहां गांव के सभी लोग मौजूद थे। उसमें मनोरमा, रामू, शीला, पार्वती भी शामिल थे। तो सभी गांव वाले यहाँ मौजूद है। ये पंचायत पार्वती ने बिठाई है। पार्वती का कहना है कि मनोरमा के अचार से गांव के लोगों की तबीयत खराब हो रही है। अरे सरपंच जी, अचार चखा जाता है, ना कि दाल चावल की तरह खाया जाता है। गांव के लोग तो एक डिब्बा अचार का एक दिन में खा जाते हैं। अब बताइए, ऐसे में उनकी तबीयत खराब नहीं होगी तो और क्या होगा। बात तो मनोरमा की ठीक है, अचार तो चखा जाता है। भला खाने की तरह अचार क्यों खा रहे हो आप लोग? देखिए सरपंच जी, हम अचार जैसे भी खाएं, लेकिन पचा जरूर लेते हैं। पर पिछले कुछ दिनों से मनोरमा भाभी के अचार में शिकायत आ रही है और वो अपनी गलतियों को मान भी नहीं रही हैं। मनोरमा, जब तुम्हारे अचार में शिकायत आ रही है तो तुम अपनी गलतियों को मानती क्यों नहीं? अरे सरपंच जी, अभी तो कहाँ इन लोगों को अचार चखना नहीं आता। सरपंच जी, मनोरमा भाभी तो अपनी गलती मानने से रही। मैं सभी गांव वालों को और आपको बताना चाहती हूँ कि मनोरमा भाभी जिन सब्जियों से अचार बनाती हैं, वो सड़ी गली और कीड़े लगे हुए होते हैं। मनोरमा, पार्वती जो कह रही है वो सच है। अरे नहीं नहीं, भला मैं गांव के लोगों के लिए सड़े गले सब्जियों से अचार क्यों बनाऊंगी? नहीं नहीं, ये सरासर झूठ है। ठीक है, फिर हमें अभी के अभी मनोरमा भाभी के घर चलना चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ कि वो किन सब्जियों से अचार बनाती हैं। इतना कहकर पार्वती गांव के लोग और सरपंच के साथ मनोरमा के घर पहुंचती है, लेकिन मनोरमा गांव वालों को घर में जाने ही नहीं दे रही थी। अरे ऐसे कैसे आप लोग मेरे घर आ सकते हैं? ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं। अगर तुम गांव वालों को घर में नहीं आने देना चाहती हो तो घर में मैं और पार्वती जाएंगे। अब जैसे ही पार्वती और सरपंच जी घर में पहुंचते हैं, तो वो घर की हालत देखकर दंग रह जाते हैं। सड़ी हुई सब्जियां, अचार की ढेरी जमीन पर रखी हुई थी। जगह जगह मक्खियां भिनभिना रही थी। ये सब कुछ देखकर सरपंच जी गाँव वालों से कहते हैं, आज पार्वती ने सभी गांव वालों की जान बचा ली है, क्योंकि मनोरमा सच में सड़ी गली सब्जियों से अचार बनाती है, साथ ही उन्हें बहुत गंदगी में रखकर बनाती है। तो आज से गांव का कोई भी व्यक्ति मनोरमा का अचार नहीं लेगा। और मनोरमा, तुम्हें अगर इस गांव में रहना है तो तुम्हें अब कोई और काम ढूंढ लेना चाहिए। अरे सरपंच जी, ऐसा मत कीजिए। मैं ताजी हरी सब्जियों से अचार बनाऊंगी और मैं बहुत सफाई से बनाऊंगी। नहीं नहीं, अब तुम्हारा ये ड्रामा यहाँ नहीं चलेगा। तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए थी। तुम्हारे अंदर लालच बढ़ गया था, जिस वजह से तुम लोगों के बारे में ना सोचकर सिर्फ अपने बारे में सोचने लगी थी। हाँ, तो तुम लोग भी तो कौन सा खुद के बारे में सोच रहे थे? मेरे अचार की ही तारीफ क्यों करते थे? तारीफ करने के बाद चटकारे तो लेकर ऐसे खाते थे जैसे सच में अचार कितना स्वादिष्ट हो। मैंने तो कभी अचार अपना छुआ तक नहीं था। उस दिन के बाद से मनोरमा का अचार गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं खरीदता और उसके अचार का धंधा चौपट हो जाता है। अब वो खेतों में काम करके अपना गुजर बसर करने लगती है, क्योंकि अब लाख सफाई से अचार बना ले, लेकिन फिर भी उसका धंधा तो दोबारा चल ही नहीं सकता था। केशवपुर गांव में कुंदन नाम का एक गरीब मजदूर अपने परिवार के साथ रहा करता था। एक सुबह खाने में उसकी पत्नी आदर्शी इडली डोसा बनाती है, तो उसके बच्चे मजे से खाते हुए और इडली मांगते हैं, लेकिन इडली का आटा कम होने की वजह से वो उन्हें मना करते हुए कहती है, बेटा इडली का आटा कम था, इसीलिए थोड़ी ही बनाई है, बाबा भी तो खाएंगे ना। अरे भाग्यवान, मेरी वजह से क्यों बच्चों के खाने में कटौती कर रही हो? मैं तो रोटी भी खा लूंगा, तुम चिंटू को और इडली दे दो। वो बात ऐसी है कि घर में राशन बिल्कुल खत्म हो गया है,
थोड़े चावल और उड़द की दाल रखी थी, तो उसी को पीस कर ये इडली बना दी है। लेकिन आदर्शी, अभी तो आधा महीना बचा है पगार मिलने में, तब तक घर का खर्च कैसे चलेगा? यही तो मैं भी सोच रही हूँ जी। अभी तो बच्चों की कॉपी किताबों के लिए भी पैसे चाहिए। मैं सोच रही थी कि मैं भी कुछ काम कर लेती हूँ, नहीं ज्यादा तो कुछ न कुछ तो पैसे घर में आ ही जाएंगे। ये तुम क्या कह रही हो? तुम बाहर काम करने जाओगी तो बच्चों की देखभाल कौन करेगा? नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं ही कुछ इंतजाम करता हूँ। कुंदन मजदूरी का काम करता था, लेकिन ज्यादा कमाई न होने के कारण उसके परिवार की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती थी, जिसके चलते अक्सर ही घर में किसी न किसी चीज की कमी रहा करती। अगले दिन कुंदन गांव की राशन की दुकान से उधार राशन ले आता है। एक रोज अचानक ही उसके बेटे चिंटू की तबीयत खराब हो जाती है। उसे उल्टियां और दस्त हो जाते हैं, तो वो उसे गांव के अस्पताल में लेकर जाता है। चिंटू का चेकअप करने के बाद डॉक्टर उसे ग्लूकोज चढ़ा देती है। डॉक्टर साहिबा, मेरा बच्चा ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल, लेकिन उसे कुछ दिन अस्पताल में ही रहना होगा, क्योंकि लगातार उल्टी और दस्त होने के कारण उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया है। इसीलिए उसे कुछ दिन ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहिबा, और कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, आप बस जाकर बिल जमा कर दीजिए। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चली जाती है और कुंदन अपनी जेब टटोल कर देखता है तो उसमें बस 200 रुपए होते हैं। इस तरह उसके पास अस्पताल का बिल देने के भी पैसे नहीं थे। इसीलिए कुंदन जहाँ मजदूरी करता था, वहाँ के मालिक से कुछ पैसे उधार लेता है। अपने बुरे हालातों के कारण उसके ऊपर दिन प्रतिदिन कर्जा बढ़ता जा रहा था। एक रोज आदर्शी घर की सफाई कर रही होती है, तभी उसकी पड़ोसन ललिता उसके घर आती है। आदर्शी बहन, अच्छा हुआ तुम घर पर ही हो, जरा मेरी मदद कर दो। मदद? कैसी मदद ललिता बहन? वो क्या है ना, मेरे घर पर मेहमान आ गए हैं और मेरी सास ने इडली डोसा बनाने के लिए सामान तैयार किया था, लेकिन अभी वो मंदिर गई हुई है। पता नहीं कब पूजा करके लौटेंगी, तो तुम इडली डोसा बनाने में मेरी मदद कर दो। ठीक है, मैं मदद कर देती हूँ, लेकिन शाम को मुझे अस्पताल जाना है चिंटू को लाने, तो मैं ज्यादा देर नहीं रुक पाऊंगी। हाँ हाँ, ज्यादा समय नहीं लूंगी तुम्हारा, तुम जल्दी से चलो। आदर्शी ललिता के घर उसकी मदद करने के लिए चली जाती है। उसके हाथ का बना इडली डोसा खाकर ललिता के मेहमान उसकी बहुत तारीफ करते हैं। कुछ देर में ललिता आदर्शी से कहती है, अरे वाह आदर्शी, तुम तो मेरी सास से भी ज्यादा स्वादिष्ट इडली और डोसा बनाती हो। धन्यवाद ललिता बहन, थोड़ा बहुत खाना बचा हो तो मैं ले जाऊं? वो मेरे बच्चे को इडली डोसा बहुत पसंद है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वैसे भी तुमने ही तो बनाया है इसे। क्या है ललिता बहन, घर की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं चल रही है, तो बच्चों के लिए उनका मनपसंद खाना भी नहीं बना पाती। कभी कभी तो समझ में नहीं आता कि आखिर क्या करूं। कैसी बातें कर रही हो आदर्शी बहन, तुम्हारे हाथों में तो हुनर है, तो फिर इसको ही अपनी कमाई का जरिया क्यों नहीं बनाती? क्या कहना चाहती हो आप? मैं कुछ समझी नहीं। अरे उसमें समझना क्या है, तुम मेरी पड़ोसन हो, इसीलिए तुमने मेरे खाना बनाने में मदद कर दी। अगर मैं किसी और को बुलाती तो वो खाना बनाने के मोटे पैसे लेती मुझसे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम ये इडली डोसा बनाकर बेचती क्यों नहीं? उस वक्त तो आदर्शी ललिता की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती और खाना लेकर वहाँ से चली जाती है। शाम के वक्त उसके घर पर अपने पैसे मांगने के लिए वो राशन की दुकान का लाला आता है, तो कुंदन को जल्द से जल्द पैसे लौटाने की धमकी देकर जाता है। हे भगवान, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कैसे कर्ज चुकाऊंगा। मालिक ने भी मुझे काम से निकाल दिया है ये कहकर कि और मजदूरों की उन्हें जरूरत नहीं है। अब हम कैसे अपना खर्चा चलाएंगे? पता नहीं अब हमारा क्या होगा। सुनिए जी, अब हम ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। हम इडली डोसा बनाकर बेचना शुरू करते हैं। आदर्शी ललिता की बताई सारी बात कुंदन को समझाती है, जिसके बाद दोनों पति पत्नी थोड़े बहुत पैसे जो भी उनके पास थे उससे एक इडली डोसे का ठेला लगाते हैं। अगले दिन गांव के बाजार में जाकर बेचना शुरू कर देते हैं। इडली सांबर गर्मा गर्म मसाला डोसा खाओ, आओ 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 इडली डोसा खाओ। ये कौन नया ठेला लेकर आ गया बाजार में? अरे कोई भी हो जी, हमें क्या फर्क पड़ता है, तुम अपनी दुकान पर ध्यान दो। रसिक और वंदना बाजार में ही सांभर चावल बेचा करते थे। इधर अब कुंदन और आदर्शी आवाज लगाकर ग्राहकों को बुलाते हैं।
तभी एक आदमी उनके ठेले पर आकर डोसा खाता है और उसे डोसा बहुत स्वादिष्ट लगता है, तो वो उनके बनाए इडली डोसे की बहुत तारीफ करता है। हम गरीब के इडली डोसे खाने के लिए आपका शुक्रिया भाई साहब, फिर जरूर आइएगा। चलिए, कम से कम लोगों ने हमारे ठेले पर आना तो शुरू किया। हाँ दर्शी, ऐसे ही थोड़े थोड़े ग्राहक आते रहेंगे तो कुछ तो कमाई हो ही जाएगी हमारी। दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी उनके ठेले पर कुछ और ग्राहक आते हैं। अब बीतते दिनों के साथ दोनों पति पत्नी मेहनत करते हुए रोज इडली डोसा बनाकर बाजार में बेचा करते। धीरे धीरे उनके ठेले पर डोसा खाने के लिए लोगों की संख्या बढ़ती जाती है, जिससे कि उनकी थोड़ी बहुत कमाई होने लगती है। लेकिन उनकी तरक्की से उनके सामने ही सांभर चावल का ठेला लगाने वाले पति पत्नी बहुत जलने लगते हैं। देख रहे हैं जी कैसे बाजार के सभी लोग इन गरीबों के इडली डोसे खाने के लिए मक्खियों की तरह उनके ठेले पर भिनभिना रहे हैं। हाँ, मैं कोई अंधा नहीं हूँ, मुझे भी दिख रहा है और इसलिए तो मेरा खून खौल रहा है। अरे जब से बाजार में इन्होंने अपने इडली डोसे का ठेला लगाना शुरू किया है, तब से तो लोगों ने हमारे ठेले पर सांभर चावल खाने के लिए आना ही बंद कर दिया है। अरे ऐसा ही रहा तो ये गरीब इडली डोसे वाला ना तरक्की कर जाएगा और हम इसकी तरह गरीब हो जाएंगे। सही कह रही हो भाग्यवान, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि लोग इसके ठेले पर आना बंद ही कर दें। जलन के चलते दोनों अब कुंदन और आदर्शी के इडली डोसे के ठेले को नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं। एक रोज वंदना उनके ठेले पर जाकर कहती है, अरे जरा मुझे भी एक प्लेट डोसा खाने को मिलेगा क्या? बहुत लोग आते हैं ना तुम्हारे ठेले पर इडली डोसा खाने, तो आज मेरा भी मन कर रहा है। हाँ बहन जी, क्यों नहीं, मैं अभी आपके लिए डोसा तैयार करती हूँ। आदर्शी वंदना को डोसा तैयार करके परोस देती है और वंदना डोसा चखती है। ओहो, ये डोसा तो सच में बड़ा स्वादिष्ट है। अरे जरा थोड़ी सी चटनी देना। ये लीजिए चटनी। हे भगवान, इस डोसे में तो बाल है बाल। हाय हाय, ये बाल वाला डोसा खिलाते हो तुम अपने ग्राहकों को? हे भगवान, ये तुम क्या कह रही हो वंदना? अरे सही कह रही हूँ जी, ये देखिए कितना बड़ा बाल है डोसे में। अरे देखो सभी लोग देखो। वंदना के चिल्लाने पर वहाँ सभी लोगों की भीड़ लग जाती है, तो वहीं कुंदन और आदर्शी बहुत हैरान हो जाते हैं। देखिए बहन जी, गलती से बाल उसमें पड़ गया होगा, वरना हम तो बहुत साफ सफाई से लोगों को खाना परोसते हैं। वो तो दिख ही रहा है बहन। अरे मैं तो ऐसे खाने की तरफ पलट कर भी ना देखूं। अरे सच में इससे अच्छे तो हमारा सांभर चावल है, स्वादिष्ट और बिना बाल वाले। इतना कहकर वंदना थाली वहीं जमीन पर फेंक कर चली जाती है। बाजार में आते जाते लोग उन्हें घूर घूर कर देखने लगते हैं। इस घटना के बाद से उनके ठेले पर लोग कम आने लगते हैं। ये देखकर रसिक और वंदना को बहुत सुकून मिलता है। लेकिन इस बात से कुंदन और आदर्शी हार नहीं मानते। एक रोज हमेशा की तरह बाजार में वो अपना इडली डोसे का ठेला लगाकर बेच रहे थे, साथ ही लोगों को आवाज देकर बुला रहे थे, इडली सांभर गर्मा गर्म मसाला डोसा खाओ, आओ आओ आओ, इडली डोसा खाओ। आइए बहन जी, बोलिए क्या खाएंगी आप, इडली या गर्मा गर्म डोसा? क्योंकि लोगों को उनके बनाए इडली डोसे का स्वाद बहुत पसंद था, इसीलिए एक बार फिर उनके ठेले पर लोग इडली डोसा खाने आने लगते हैं, जिससे गुस्से में आकर एक रोज वंदना मरा हुआ चूहा एक थैली में लेती है। अरे डोसे में बाल डालना तो ज्यादा असरदार नहीं रहा, लेकिन अब ये मरा चूहा जब इनके ठेले पर मिलेगा ना, तो ना चाहते हुए भी इनका बाजार में ठेला लगाना तो मुश्किल हो जाएगा। उनकी ये बातें बाजार में आई ललिता भी सुन लेती है। वंदना ये बोल रही थी कि तभी वो थैली फटती है और वो मरा हुआ चूहा उसके बनाए सांभर में ही गिर पड़ता है। दोनों पति पत्नी हैरान रह जाते हैं। ए भगवान, ये क्या किया, सारा सांभर बर्बाद कर दिया तुमने। अजी मैंने क्या किया, ये पन्नी तो खुद ही फट गई थी। अब तुम दोनों किसी दूसरे का बुरा सोचोगे तो उसका अंजाम भी तो बुरा ही होगा ना। उस बेचारी गरीब इडली डोसा बेचने वाली का नुकसान करने चले थे और अब तुम्हारा ही नुकसान हो गया। ललिता वहाँ से कुंदन और आदर्शी के ठेले पर जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। दोनों हैरान रह जाते हैं, लेकिन वो रसिक और वंदना को कुछ नहीं कहते, क्योंकि उनके किए के कारण उनका खुद का नुकसान जो हो चुका था। जिसके बाद से दोनों पति पत्नी ईमानदारी से अपने ठेले पर
इडली डोसा बेचकर अपना गुजारा करते हैं। मोरल दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि जलन की भावना रखने और दूसरों का बुरा चाहने पर आपके साथ ही बुरा हो जाता है। इसीलिए हमें कभी भी किसी के साथ कोई भी बुरा नहीं करना चाहिए।